MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश में किसानों की समस्या हमेशा आप लोग देखेंगे कि 70 सालों से अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। किसान यह एक भारत में राजनीति का एक केंद्र बन के रह गया है। जब भी किसान की समस्या आती है तो केवल राजनीति होती है। उनकी समस्याएं पिछले 70 साल से सुलझी नहीं है, केवल राजनीति होती है। चाहे आप राज्य स्तर की राजनीति ले या केंद्र की राजनीति ले, बस किसान जो है एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। किसान की कर्ज माफ़ी हो, बुआई हो, या उसकी जो उत्पाद निकालता है उसके लिए उसका जो कीमत हो, कीमत तय करने की बात हो, हमेशा इन चीज़ों के ऊपर किसानों के साथ भावनिक राजनीति करके उसको हमेशा पीछे ढकेलने का काम इस देश में लगातार होता आ रहा है। हमारे साथ किसानों की समस्या के ऊपर बात करने के लिए माननीय अविनाश काकड़े, जो किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मौजूद है। और पिछले कई वर्षों से वे किसानों की समस्या के ऊपर लगातार आंदोलनरत है। आप उनके जानते भी होंगे, कई बार वे फेसबुक पर और कई यूट्यूब चैनल पर उनके इंटरव्यू आए हैं और बहुत ही मूल निवासी समाज की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर लगातार, ब्राह्मणवाद के ऊपर प्रहार वो लगातार करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका MNT न्यूज़ नेटवर्क में। नमस्कार सर, हमें पता है कि अभी 70 साल हो गए हैं और उसके पहले से किसान जो है हमेशा ही समस्याओं से ग्रस्त रहा है। उसके बाद फुले साहब ने अपनी गुलामगिरी के अंदर बताया कि किसान के साथ, और किसान का कोड़ा भी जो किताब उन्होंने लिखी है, तो उसमें उन्होंने किसानों की मूलभूत समस्याएं जो है उसको भी अंकित किया है। आज भी वो समस्या उस वक्त फुले साहब ने जो उठाई है, आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या लगता है आपको? नमस्कार। पहली बात तो ये समझ लो कि किसान इतने बुरी हालत में नहीं था जब ज्योतिराव फुले साहब ने ये लिखा था। उनको भी ये अंदेशा नहीं होगा कि इससे इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी। मतलब उन्होंने जब लिखा था, तो मैं आपको 47 का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किसानों की उस वक्त की अवस्था और अभी की अवस्था में क्या फ़र्क है। किसानों को 1947 में 1 क्विंटल कपास बेचने से 36 ग्राम सोना मिलता था। 1972 आते आते 1 क्विंटल कपास के अगेंस्ट में 12 ग्राम सोना मिलने लग गया, और आज 2022 में हम 20 में हैं तो हमको 8 क्विंटल कपास बेचना पड़ता है जब हमको 10 ग्राम सोना मिलता है। तो हम कहाँ 36 ग्राम सोना 1 क्विंटल पे थे और अब कहाँ आ गए हम, तो 8 क्विंटल कपास पे 1 मिलता है। क्योंकि किसी का भी दाम जो तय होता है वो सोने के साथ होता है। आपको मालूम है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी चलती है वो गोल्ड के साथ में कंपेयर किया जाता है। तो गोल्ड के इकोनॉमी में 47 से हमारा डाउनफॉल कहाँ तक हुआ, तो 1 क्विंटल में 1.5 ग्राम सोना मिलने लग गया। 36 ग्राम से हम 1.5 ग्राम कर आए, तो हमारे जो उपज है उसका डिवैल्यूएशन कितनी बुरी तरीके से हुआ, इसका आपको अंदेशा हो गया होगा। अब आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए राजनीति होती है, किसानों की राजनीति। अरे राजनीति का आचार है किसान, किसानों के लिए राजनीति कोई नहीं करता है। खाने में जो खाने में अचार और नमक होता है ना, वो है राजनीति के लिए। आज किसान की अचार और नमक है, किसान के लिए कोई राजनीति नहीं करता है ना। किसानों की कैसी राजनीति होती है, जो नेता गांव में जाके ये बोलता है कि तेरी MSP हम दुगना कर देंगे, है ना, और ये कितने सालों का इतिहास है, आपको जांच लो। किसानों को बोलता है तेरा दाम बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे। वही नेता जैसे ही शहर में आता है बोलता है इनके दाम नहीं बढ़ने दूंगा। वही नेता, जगह का फ़र्क है, ऑडियंस का फ़र्क है। वहाँ आके बोलता है इनके दाम नहीं बढ़ने दूंगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि वेतनदारों के लिए 7 पे कमीशन आ गए, 7वां पे कमीशन लागू हो रहा है। और किसानों का 1 कमीशन आया स्वामीनाथन, वो लागू नहीं हुआ, उसके लिए भी मारामारी चालू है। और आप बोल रहे किसानों को क्या हो रहा है। अरे किसानों का पूरा तरीके से शोषण और लूट पर यह व्यवस्था। शहरों में हमारे पास जो कुछ दिखती है ना सुविधा, वो सारा किसानों की लूट का परिणाम है। किसानों के हमने जितना लूट किए, जितनी ताकत से लूट किए, वो सारा का सारा कैपिटल और वो सारा का सारा एसेट हमने शहरों में निर्माण कर दिया है। ये किसान का मुख्य मैंने जो दर्द है वो है। आपको एक बात पता है कि पिछले वक्त के GDP में किसानों का GDP में योगदान जो था वो 17% था, और किसानी पर 53% लोग काम करते, आज भी रोजगार पाते हैं। किसानों ने हमारे जो GDP में जो योगदान दिया था वो 24 लाख करोड़ का योगदान था, और किसानों को हमने क्या दिया,
तो 64,000 करोड़ रुपए का दिया। मतलब एक किसान जो लाखों करोड़ में आपको कमा के देता, उसको हजारों करोड़ में आप वापस देते हो, और उस बिजनेस को आप पैसा देते हो जिस बिजनेस में आपको सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, सबसे ज़्यादा संपन्नता दी है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी है। आपने देखा होगा शहर में किस लिए आए थे गांव के 12 करोड़ लोग? रोजगार के लिए आए थे, संपन्नता के लिए, सुख के लिए आए थे। वो कहाँ मिला उनको? सुरक्षा कहाँ महसूस हो रही है? कहाँ जा रहे हैं वो भाग के? ये 1947 के बाद में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि 12 करोड़ लोग रास्ते पे आ गए, और वो सब आश्रय चाहते गांव का, वो सब आश्रय चाहते यानी किसानी का, कृषि का, और जो किसानी की हमने दुर्दशा कर दी। तो अभी इस देश में जो मतलब ये एक तरीके से जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया जाता है हमेशा, किसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए, ताकि वो हमेशा लगातार सेवा करते रहे, प्रोडक्शन निकालते रहे, और उनको मिलता जुलता कुछ नहीं, तो ये फिर ये नारा तो खोखला हो गया है। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास था, मगर उद्योगपतियों का विकास और किसानों का नाश ये तो नहीं बोला था। तो मोदी जी कहते हैं दिए की बात, मगर रहते हैं तूफान के साथ। जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ वो रहते हैं, वो कभी दिए का साथ देते हुए। आप इनकी पूरी की पूरी जो सल्तनत है, आरएसएस की जो पूरी सल्तनत है, वो कभी मेहनत कशों के साथ में, किसानों के साथ में, दुखी पीड़ितों के साथ में कभी नहीं रही। वो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था उन्होंने निर्माण की है। और कैसा होता है कि जैसे जड़ है, तो हम तो जड़ों में हैं, हम किसान लोग हैं, हम जड़ों में हैं, जड़ों से हम सींचते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कलम दूसरा ही करके लिए गया। फल उनको आ रहे हैं और हम जड़ों को सींचते जा रहे, हम ऊपर ही देख ही नहीं रहे कि ये कौन जड़ों का खा रहा है, हम जो कमाई कर रहे हैं उसको कौन लूट के खा रहा है, ये हम देखने के लिए हमारे पास विजन नहीं है। विजन की कमी है कि इतने सालों से हमको लूटा जा रहा है। तो क्या समस्या है, मतलब अभी किसानों की समस्या है, अभी तक खत्म समाप्त नहीं हुई, उल्टी बढ़ती चली गई, आपने जैसे बताया। तो फिर क्या, किस वजह से किसानों की समस्या सॉल्व नहीं हो रही? एक तो आपने बताया कि राजनीति में ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर किसानों के हित की बात करते हैं, जैसे यहाँ आते हैं तो किसानों के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। और किसान जो है कि हमको पता है कि इस देश में जैसे कृषि प्रधान देश है, तो उसी तरीके से जाति प्रधान भी यह देश है। तो हमारा किसान जो है जाति में बटा हुआ है, तो कैसे फिर इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? किसान नहीं, हम खाली जातियों में बटे होते तो हम संभल जाते। देखो, हम छोटा किसान, बड़ा किसान, गुज्जर किसान, यादव किसान, ये जातियों में बटे हैं। उसके बाद में गन्ने का किसान, संतरे का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, ये हमको बांटने का जो षड्यंत्र किया है वो बहुत महीन तरीके से किया हुआ है। और ये षड्यंत्र जब तक सफल होता रहेगा, किसानों का उत्कर्ष, क्योंकि किसानों का संगठन क्यों नहीं बनता है? कई लोगों ने सवाल किया। भैया आप ये मुझे बताइए कि एक ऑटो वाला अगर उसके ऊपर अन्याय होता है या अन्याय नहीं भी होता है, तब भी जब वो कॉल करता है बंद का, तो कोई ये सोचता है क्या कि मैं बंद क्यों करूं, मैं तो इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मेरा ये है। वो एक जमात है, ऑटो वालों की एक जमात है। जैसा एक भ्रष्ट पटवारी पकड़ा जाता है और वो तुरंत चिल्लाने लग जाता है, मुझे मार दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे, सारे पूरे जिले के भ्रष्ट पटवारी इकट्ठा हो जाते हैं। एक डॉक्टर जब वो ट्रीटमेंट नहीं देता और किसी का पेशेंट मर जाता है, डॉक्टर के साथ में छिना चपटी हो जाती है, पूरे देश के डॉक्टर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मगर एक किसान जब मरता है तो दूसरा किसान बोलता है अच्छा हो गया, मर गया, दारू पी रहा था। ये हमारा जो भावनिक दुरावा निर्माण कर दिया है, और ये व्यवस्था का काम है, ताना बाना तोड़ दिया है। ये ताना बाना जोड़ना चाहिए, जाति के साथ नहीं, किसान जाति नहीं, किसान जमात खड़ी होना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में किसान कहीं नहीं है। किसानों ने एज ए किसान खड़े हो जाना चाहिए। एज ए किसान जब तक नहीं खड़ा होता, वो छोटा किसान, बड़ा किसान, इरिगेशन वाला किसान, सूखा किसान, जाति का किसान, धर्म का किसान, भाषा का किसान, ये होता नहीं है। जैसा ऑटो वाला किसी धर्म का जाति का नहीं होता, पटवारी किसी जाति धर्म का नहीं होता, डॉक्टर किसी जाति धर्म का नहीं होता, वकील किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो अपने पेशे के साथ रहता है। जब तक किसान अपने पेशे के साथ मजबूती से खड़ा नहीं होगा, ये समस्या हल नहीं होगी। तो क्या ऐसा किसान का आंदोलन खड़ा करने के लिए, किसान के रूप में अगर किसान की पहचान को लेकर के वो आगे सारे किसान अगर आते हैं, तो ये हो सकता है सम्मान की चलते, लेकिन ऐसे कुछ आंदोलन काम कर रहे हैं इस देश में? देखो, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि अभी कोरोना का कहर है। कोरोना से वही आदमी बचेगा कोरोना से कि जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। आपको एक बात बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि हमारे देश के आदिवासियों की इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग है।
उसके जो अंदर बैक्टीरिया है वो 320 से लेके 350 बैक्टीरिया उसके पास जिंदा है। जो धूप में काम करता है, खेती में काम करता है, उसका भी बैक्टीरियल काउंट 2.5 लाख से ऊपर का है आज। मगर जो उस लूट पर खा रहे, जो फ्रोज़न फूड खा रहे, जो प्रिजर्व फूड खा रहे, जो पिज़्ज़ा बर्गर इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, मगर बीच बीच में सब्जी वब्जी खा लेते हैं, उनका बैक्टीरियल काउंट 2 लाख तक नीचे आ गया। और जो ये सब नहीं करते हैं उनका बैक्टीरियल काउंट 1.5 लाख तक नीचे आ गया। तो इम्यून सिस्टम को कायम रखने के लिए आपका बैक्टीरियल काउंट अगर नहीं होगा तो रास्ते से चलते हुए कोई भी बीमारी से आप मर सकते हो। ये समझ में अगर आ जाए शहरियों को, तो मैं ये बोलता हूँ कि पॉइजन फ्री फूड, मेरा एक मोमेंट है कि विष मुक्त अन्न खाइए, रोग मुक्त शरीर को रखिए। मैं ये कहता था कि 2024 में हमारे यहाँ ऐसी महामारी आएगी जिसकी दवा नहीं मिलेगी। मेरे कई वीडियो है, 3 सालों से मैं ये कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, और दुर्भाग्य है मेरा कि वो 2020 में ही आ गई महामारी। और इतने घातक बीमारियां होगी यहाँ इस देश में पनपेगी कि इतने लोग मारे जाएंगे कि उसकी ना कोई दवा होगी, ना कोई दवाखाना होगा, ना उसका कोई सिस्टम होगा। इसको अगर रोकना है तो किसानी उपज को हमको, किसानों को आज क्या लगता है कि क्वांटिटी में पैदा करने से मुझे सुख मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। जब तक क्वालिटी प्रोडक्शन खरीदने के लिए आप पड़े नहीं होंगे, आप लोग जिसको मरना नहीं है वो क्वालिटी प्रोडक्शन का दाम नहीं देगा, जब तक किसानी में अच्छे दिन आ नहीं सकते। ये दोनों की ज़रूरत है। जैसा आपका फैमिली डॉक्टर था पहले, वो डॉक्टर के पास आप अगर गए और उसने हाथ लगाया, ऐसी 2-4 गोली देता था, पीठ पे एक धौल जमा देता था और बोलता था कुछ नहीं हुआ, जा। आज तुम किसी भी दवाखाने में चले जाओ, आपके कम से कम 50,000 के तो टेस्ट करवा देगा वो। आपको अगर गैस्ट्रिक ट्रबल भी हुआ, आप देखिए कोरोना में मौत की संख्या कम हो गई है, एडमिट होने वालों की संख्या कम हो गई है। क्या हो गया भाई? तो ज़बरदस्ती डॉक्टर एडमिट करा रहे थे, ज़बरदस्ती डॉक्टर उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो ये जो कॉकस है हमारे ऊपर फैला हुआ, ये कॉकस है, इस कॉकस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और ये कॉकस जब तक दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा, जब तक हम लोग पॉइजन फ्री फूड के लिए डिमांड नहीं करेंगे। ये अपने को डिमांड करना पड़ेगा, शहर में बैठे हुए लोगों को डिमांड करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम 2 रुपये किलो ही प्याज खाएंगे, 4 रुपये 2 रुपये किलो ही टमाटर खाएंगे, 10 पैसे किलो भी टमाटर बिक गया तो हमको शर्म नहीं आती कुछ भी। हमारी इसमें जो खुदती है, मैंने महिला मर्सिडी गाड़ी में आती है, उसके सामने जब भोपू आप पकड़ते हो तो बोलती टमाटर कितना महंगा हो गया, वो हमारे गाल के जैसे लाल हो गया, और ये हो गया वो हो गया। कितना खाती हो टमाटर? कितने रुपए का तुम्हारा किचन का खर्चा है? उसी देश का हैप्पी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है जहां आपके खान पीन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये 40% से ज़्यादा होता है। आपका कितना है? आप अगर 50,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे तो 10,000 से ज़्यादा आपका खान पान का खर्चा नहीं है। तो पेट का खर्चा हमारा 10% 20% है, और स्किन का खर्चा हमारा 40% है। तो जब तक तुम्हारा पेट का खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, वो ना हैप्पी इंडेक्स में आएगा, ना वो समाज ये होगा समृद्ध होगा, ना व्यवस्था समृद्ध होगी। कि आपके मेरे पास में लाख रुपए आ जाए तो आप जूते खरीदने नहीं जाओगे, आपके पास है जूते, आप मोबाइल खरीदने नहीं जाओगे, आप कपड़ा खरीदने नहीं जाओगे। मगर उस आदमी के पास में जिसके पास ये नहीं है, उसके पास में अगर 25,000 रुपये आ गए तो पहले तुम्हारे मार्केट में जाएगा और मार्केट को रन कर देगा। मार्केट में अगर पैसा, परचेसिंग पावर अगर बढ़ती है तो मार्केट रन होता है। आज इस सरकार ने सबकी सब सुविधा इंडस्ट्रीज को दे दी, सारे के सारे। मतलब आप मुझे बताइए कि हमको इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, मंदी से बाहर निकालना है देश को, और जहाँ 3 कामगार काम कर रहे थे वहाँ 2 कामगार करना है, 12 घंटे का हमने दिन कर दिया। अरे भैया 3 के जगह 4 करना चाहिए था। 60,000 रुपये पेमेंट देते ना आप 2 लोगों को पकड़ के, 30,000, तो 15,000 4 लोगों के हाथ में जाता तो देश समृद्ध होता, तो परचेसिंग पावर बढ़ती ना। इतना छोटा सा इकोनॉमी नहीं समझता है क्या? समझता है, मगर जो बंच ऑफ थॉट्स है और वो जो किताबें है उस पर काम करना है। उस पर लिखा है उन्होंने कि जब तक 95% जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी, हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा। अभी ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, और आपको पता है, मुझे भी पता है कि सरकार ने जो डॉक्टर लड़ रहे हैं इस बीमारी के साथ, और जो पुलिस है, तो इनको इन्होंने एक योद्धा कहा है। लेकिन इतनी बड़ी इमरजेंसी में किसान वो वहाँ से अनाज भेज रहे हैं, लोगों को जिला रहे हैं, इनको सरकार भूल गई है। क्या लगता है आपको? 1.5 महीना तो सरकार को ये होश नहीं आया
कि किसानों का माल लाना चाहिए और उनके दूसरी फसल के बीज खाद और ये सब देना चाहिए। देखो, एक बात बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि ये किसान उनके बारे में सोचेगी नहीं। आज की तारीख में वास्तविकता क्या है, अभी आपको एक बताता हूँ कि इन्होंने 2 पैकेज दिए थे। आप कोरोना की बात की इसलिए बताता हूँ। एक पहला पैकेज आया था 1,70,000 करोड़ रुपए का। उसमें इन्होंने बोला था कि 34,000 करोड़ रुपए हम किसानों को दे रहे हैं। भाई 34,000 करोड़ कैसे दिए थे इन्होंने किसानों को? 2,000 रुपये हर एक के अकाउंट में। इनके पहले बजट में 6,000 रुपये इन्होंने प्रोविजन किया था साल के देंगे, वही 2,000 की किस्त आपने दी है। अच्छा, उसमें की दी। तो कोरोना का तो आपने कुछ दिया नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। तो ये क्यों झूठ बोल रहे हो हमारे साथ? और सबके साथ झूठ बोलते हैं। ये मिडिल क्लास जो है ना, ये उल्लू जो उनके साथ में यानी खड़ा हो रहा है, उसको ये पता है कि उसका रिफंड जो होता है 18,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स रिफंड होता है, उसमें से 67% काट के दे दिया और वो कोरोना के 20 लाख वाले पैकेज में डाल दिया। हो क्या रहा है? ये कौन से फिगर आ रहे हैं, किस तरीके से फिगर दे रहे हैं? मोदी साहब आते हैं, एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज करते हैं, 20 लाख करोड़ का पिक्चर का ट्रेलर रिलीज कर दिया, और उसके बाद में निर्मला बाई जी आई और उन्होंने 5 दिन हमको कार्टून फिल्म दिखाया। वो हंसी के सिवाय और कुछ नहीं था, कार्टून फिल्म थी वो कार्टून फिल्म दिखाया उन्होंने। और आखिरी के दिन में उन्होंने हिंदी में एक जोक कर दिया कि ये जो मजदूर जा रहे हैं उनके बच्चों को राहुल जी अपने कंधे पर लेकर पहुंचा दे। भैया, तुम राहुल जी की सलाहकार हो या देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो? आप क्या हो? पहले तो ये तय कर लो। एक तो नहीं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद छोड़ दो, राहुल जी को सलाहकार बन जाओ। अगर आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो तो राहुल जी को क्या करना चाहिए इसकी सलाह देने के बजाय आपको क्या करना चाहिए था, आपको क्या सुविधा देनी चाहिए थी? आपने बताया 1 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दिए, ठीक है। 1 लाख करोड़ किसानों को क्या आपने कर्ज माफी दी? क्या खाद के लिए दिया, बीज के लिए दिया, किस बात के लिए दिया पैसा? वर्गीकरण नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया वर्गीकरण किया, उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। आपको एक बात बहुत गंभीरता से ये समझने की जरूरत है कि जिस वक्त कांग्रेस का शासन था उन्होंने 51% एफडीआई लाने की बात की थी। इन्होंने पूरा गांव इकट्ठा कर दिया था, इससे किराना यानी मर्चेंट मर जाएंगे, छोटे दुकानदार मर जाएंगे, इनका सत्यानाश हो जाएगा, देश का ऐसा हो जाएगा। इन्होंने तो अभी कोरोना से लड़ने के लिए रक्षा का जो एफडीआई है वो 85% तक बढ़ा दिया। मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एफडीआई हमको रक्षा का चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मिसाइल से लड़ा जाएगा कोरोना से। उसके बाद में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पोर्ट हम कर दिए, कलकत्ता पोर्ट। ये हमने अरुणाचल में 2 लाख 2.5 लाख पेड़ काटने का ठेका दे दिया। ये सब कोरोना की लड़ाई है हमारी। तो 1 लाख करोड़ जो का आपने दिया वो किस लिए दिया? कि संसाधनों का विस्तार करेंगे। कौन से संसाधनों का? जो कांग्रेस ने एफडीआई देते वक्त बताया था कि जो भी आदमी आएगा एफडीआई लगाएगा उसको 30% लोकल का प्रोडक्शन जो होगा, उपज होगी, उसको रखना पड़ेगा अपने दुकान में। और जितने पैसे तू लाएगा, अगर 100 रुपये तू बाहर से लाता है तो उसमें 70 रुपये तुझे संसाधनों के विस्तार के लिए देना पड़ेगा। मतलब कोल्ड स्टोरेज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, मतलब वो गोडाउन्स, इसके लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा। अभी ये किसानों के नाम से 1 लाख करोड़ उन चोरों को बांटने जा रही है और हमको बताती है 20 लाख करोड़ में 1 करोड़ दिया। अरे 1 लाख करोड़ अगर तुमने दिया होगा तो भैया हमको नहीं दिया। और 1 लाख करोड़ कितना होता है आप बताइए? कि 53% लोगों के लिए 1 लाख करोड़ और 47% लोगों के लिए 19 लाख करोड़। मैं उनको दोष नहीं देता उन लोगों को, क्योंकि उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं, उनको भी चुतिया बनाए हैं, मूर्ख बनाए हैं, वो जुमला है। बाद में बोल देंगे कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो देश में अनारकी फैल जाती, असुरक्षित हो जाता देश, इसलिए हम बड़े बड़े जुमले देते, क्योंकि जुमला देना इनका धंधा है। तो वो कर दिया उन्होंने, मगर इन्होंने किसी के हाथ में कुछ नहीं दिया। इसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए मजदूरों का 8 घंटे का नौकरी 12 घंटे कर दिया, सबकी लाइफ सुरक्षा हटा दिया, सबकी ह्यूमन सुरक्षा हटा दिया। मतलब मानव समझने को हम तैयार नहीं, उनको मशीन समझने को तैयार है। हम सारे के सारे लेबर कानून 18वीं शताब्दी में ले गए। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जिस तरीके कानून थे लेबर, वो सारे कानूनों पे हमने वापस ला लिया। इसमें इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको सवाल पूछ रहा है, वो बोल रहा है ये आप नहीं कर सकते। हमारा प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बोल रहा है कि आप उससे बंधे हो, 47 मीटिंगों में हमने ट्रीटी पर सिग्नेचर किया, ये नहीं कर सकते। और फिर भी उन लोगों ने क्या किया? तो इसी तरीके से बात करके ये सारी हरकतें निपटा दिया, हमारे देश का सारे की सारी समस्या खड़ी कर दी। इस देश में किसान असुरक्षित है,
लेबर असुरक्षित है, इस देश का सामान्य मानुष असुरक्षित है। और यहाँ तक जिन्होंने बीजेपी खड़ी की है, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आपने बीजेपी खड़ी की थी, 51% एफडीआई आने से आपके रोजगार दुकान बंद होने वाले थे, किराने की दुकान बंद होने वाली थी, कपड़े की दुकान बंद होने वाली थी, सारे छोटे मोटे धंधे बंद होने वाले थे। अब 100% आ गया, आप कहाँ खड़े रहोगे? आपका क्या होगा? सोचो ना, सवाल आपकी पार्टी है, आपने खड़ी की हुई पार्टी है, उसके सवाल पूछोगे कि नहीं? नहीं तो कहाँ जाओगे? युवाओं को रोजगार नहीं, बिजनेसमैन को काम नहीं, किसानों को दाम नहीं, किसानों को बीज नहीं, किसानों को खाद नहीं, किसानों को फसल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं। तो इस देश की 80% संपदा हमने 1% लोगों के हाथ में दे दी, 90% लोगों के हाथ 99% लोगों के हाथ में देश की 20% संपदा बची है। ये देश का जो नारा देते हो ना कि हम देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कर देंगे 2024 में, मुझे नहीं पता कि आप 2024 में देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करोगे कि नहीं, मगर ये मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आप मुकेश अंबानी की इकोनॉमी 2033 में 5 ट्रिलियन कर दोगे। बड़ी गंभीर समस्या आपने गिनाई है किसानों की, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्या किसान भी, जो खुद किसान है, जो हमारा मतलब अल्पभूधारक किसान है, क्या इन समस्या को समझ रहा है कि उसकी समस्या क्या? क्यों? क्योंकि हमने देखा है पिछले इतिहास में कांग्रेस की सरकार रही हो तो इन्होंने हमेशा किसानों की समस्या के साथ, किसानों के साथ राजनीति करी है, केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे उठाए हैं। आज भाजपा की जो सरकार है वो इन्हीं किसानों को मतलब उनका ब्राह्मणीकरण या उनको फिर ओबीसी से निकालकर, किसान साइकोलॉजी से निकालकर हिंदू बनाती है और पूरा मुस्लिम कार्ड खेल करके, मुस्लिम एजेंडा चला करके इनको मतलब साइकोलॉजी में डाल देती है। और किसानों को भी समझ में नहीं आता वो मतलब क्या कर रहे हैं। हमें तो इस स्थिति में क्या मतलब हमें हिंदू से ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं, हिंदुत्व से ऐतराज होना चाहिए। हिंदुत्व में यूज किया जाता है। आप जब तक आप हिंदू पर प्रहार करते रहोगे, हिंदुत्व वाले बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप शूद्र का सर्टिफिकेट देते रहोगे और वो क्षत्रिय का बांटते रहेंगे, तो किसी भी किसान को शूद्र होने के सिवाय क्षत्रिय होना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका वो जो मानसिक ये होता है उसका तुष्टिकरण हो जाता है। तो साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। देखो, मैंने अभी एक मंच पर मैंने बोला था कि जिस वक्त हम कमज़ोर थे, हम मजबूत थे, हमने आप लोगों को मदद किया। अब हमको सोच कमी है हमारे पास में, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं हमारे किसानी में, इतना हमको जकड़ दिया है सारी समस्याओं ने कि हम वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग आगे आओगे कि नहीं? आप तो आते हो तो सर्टिफिकेशन करने के लिए आते हो हमको कि आप शूद्र हो, हम अति शूद्र है। मत दीजिए सर्टिफिकेशन, हमको नहीं चाहिए। गूगल का एक ऐप है जो हमको रास्ता दिखाता है, मगर वो पहला सवाल ये करता है, गूगल का ऐप पहला सवाल ये करता है कि आपका लोकेशन क्या है, पूछता है वो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना कहाँ है वो बाद में, पहले तुम कहाँ खड़े हो। हाँ। किसान समुदाय का आज के तारीख में लोकेशन किसान समुदाय को पता नहीं है, वो मिस कर गया है। कभी उसको लगता है मैं शूद्र हूँ, कभी लगता है वैश्य हूँ, कभी लगता है क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तो ये मिस वाला लोकेशन का है, उसका प्रबोधन होना आज जरूरी है। प्रबोधन नहीं हो रहा है। हमारा किसान फसल के पीछे पड़ा है, नस्ल बिगड़ रही है पूरी। फसल सुधार 1 2 साल 4 साल फसल नहीं हो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, मगर नस्ल बिगड़ गई तो जनरेशन वाइज जनरेशन बिगड़ जाएंगी। ये समझने की और समझाने की बात है। वो आप लोग नहीं, हमारे जैसे लोगों का आप अगर उसमें उपयोग कर लो तो सुझाने का नहीं था। मैं ये कह रहा था कि उनको उस साइकोलॉजी में डालकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखेंगे पूरे देश भर में मुस्लिम कार्ड खेला गया, मतलब जब से सरकार आई है, वो तो विकास के मुद्दे पे सरकार सत्ता में आई है, लेकिन अभी जैसे भी 6 साल हो गए हमारे सामने, पूरा का पूरा हमारे सामने सिनेरियो उन्होंने बदल के रख दिया है। और देश में जगह जगह मैं भी घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे जो किसान मजदूर जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से आते हैं, उनका एक साइको बना के रख दिया है ताकि वो उनकी मुख्य मूलभूत समस्याओं से वो हट जाए। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस एक कार्ड खेलती है, वो जब रहती है तो वो दूसरा कार्ड खेलती है, किसानों की राजनीति करती है, और मतलब किसानों के साथ राजनीति करती है। और अभी ये लोग कि ये धार्मिक राजनीति करती है, जैसा कि आपने हिंदुत्व की बात करी, मैं उसको ब्राह्मणिज्म कहूँगा, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। और मूलभूत समस्याओं जो किसान खड़ा हो जाना चाहिए आंदोलन करने के लिए। तो अब दूसरी और एक समस्या है कि जितनी भी किसान संस्थाएं काम कर रही है आंदोलन में, ये दिखाने के लिए काम कर रही है, उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मतलब वो काम ही नहीं कर किसानों की इकट्ठा करने के लिए, बस राजनीति के लिए उनके लिए सपोर्टिव काम करते रहती है। देखो, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति आप भी करते हो, आप भी राजनीतिक हो।
जिस तरीके से आप माँ से बात करते हो उस तरीके से बीबी से नहीं करते हो, उस तरह से बेटी से नहीं करते हो। ये आवाज़ों का टोन का बदल, ये सारे बदलाव जो होती है ये राजनीति का पार्ट है। हम कूटनीति को और बदमाशी को राजनीति कहने लग गए, भ्रष्टाचार को हम राजनीति कहने लग गए। ये हमारे सोच का परिणाम है, ये सोच का पतन है। आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति ये डिवाइन प्रोफेशन है, ये अच्छा बेहतर बनाने का। हमारी राजनीतिकों से क्या अपेक्षा होती है कि वो संवेदनशील होना चाहिए, हमारी समस्याओं को उसने सुलझाना चाहिए, यह अपेक्षा थी ना। यह अपेक्षा क्यों नहीं पूरी होती है? क्योंकि राजनीतिक लोग जो दो चीज़ों से डरते हैं, पहला है वोट मैनेज करना, वो समझ गया, और दूसरी है बदनामी। तो मीडिया उसने अपने साथ ले लिया। अब मैं कौन सा मीडिया उनके साथ गया? गोदी मीडिया उनके साथ में गया। मैं अभी सोशल मीडिया को बोल रहा हूँ कि आप 90% लोगों की समस्या उठाते हो। मेन मीडिया कौन है? आप हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया हो गया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है क्या? अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बोला मैंने कि 89 फेक वीडियो लॉन्च किया कोरोना के पीरियड में। दूसरे लोगों ने, दूसरी दुनिया उसका दवा ढूंढ रही है कोरोना की, उनके टीके ढूंढ रही है, हमने उसका धर्म और रंग ढूंढ लिया। तो 89 वीडियो हमने उस पर लोड किए जो फेक थे, क्योंकि वो जो फेक वाले ढूंढने वाला जो ऐप है उसने ढूंढ लिया कि 89 ये फेक वीडियो है। उसका परिणाम हुआ कि 28 जगह पर वो मुस्लिमों पर अटैक किए गए। हर जगह अलग अलग तरीके से अटैक हुई, कुछ उसमें बहुत घायल हो गए, कुछ मर गए, इस तरीके से हुआ। इसके ऊपर कभी डिस्कशन हुआ है? सोशल मीडिया का काम नहीं था, सोशल मीडिया ने करना नहीं था। हम हमारी समस्या मनवाद और ये वाद और वो वाद, वर्तमान समस्या को आप एड्रेस नहीं करोगे तो मनवाद ज़्यादा दिन सुनने वाला नहीं है, कोई भी ये नहीं बोलेगा। और आप हमारी बात छोड़ दीजिए, देखो हम क्या लोग हैं मालूम है? बाबा साहब ने एक वाक्य बोला था, गुलामों को गुलामी का जब तक एहसास नहीं होता, जब तक वो गुलामी से संघर्ष नहीं करता। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा हो क्या रहा है। इसको समझाने की जरूरत है ना। जो समझाने वाले लोग हैं, वो समझाने वाले लोग एक तरीके से बात करते हैं। जैसे किसान आंदोलन की आपने बात किया, 30 साल 40 साल के किसान आंदोलन हमारे क्या बोल रहे हैं? हमको स्वामीनाथन आयोग दीजिए, हमको स्वामीनाथन आयोग लागू कीजिए, हमको ये। क्या होगा स्वामीनाथन आयोग लागू करने से? जब तक आपके उत्पाद का मूल्य आपको निर्धारित करने की ताकत आपके पास में नहीं आएगी, आप जो बोओगे वो खरीदने की लोगों की शक्ति नहीं होगी या इच्छा नहीं होगी, आप कैसे करोगे? इससे आपको नियोजन करना पड़ेगा, क्रॉप प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ लोगों को साथ आना पड़ेगा, आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और किसानों को एक बात कहना पड़ेगा कि भैया जो चीज़ मार्केट में बिकती है, जो बिकता है वो बो। तू क्या करता है कि जो पकता है उसको बेचने की कोशिश करता है। नहीं होगा, तेरी अवस्था नहीं सुधरेगी। जो मार्केट पे नज़र रख। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि एक हाथ हल पे रख और नज़र बाजार पे रख, दिल्ली पे रख, बाजार पे रख। ये भूल गया है किसान। मैं उसको याद दिलाता हूँ, मैं उस बात को याद दिलाता हूँ कि ये जब तक मार्केट का कंट्रोल तेरे कब्जे में नहीं आएगा, और ये ऐसा बोगस कंट्रोल नहीं, अभी जो बोल रहे हैं कि हमने खुला कर दिया, आप कहीं भी बेच सकते हो। भैया लूले लंगड़े आदमी को 40 साल तुमने बांध के रखा और अचानक बोल दिया, जैसे आपने नोटबंदी कर दिया बिना नियोजन की, जैसा आपने जीएसटी ला दिया। हमको क्या बताया था रात में 12 बजे? ये दूसरी क्रांति है, 47 के बाद में ये दूसरी आज़ादी है व्यापारियों को। कितने आज़ाद हो गए व्यापारियों? कितने हो गए भाई आज़ाद? माथापड़ी हो गई ना तुम्हारी, कहीं आज़ाद हुए? वैसा ये किसानों की आज़ादी बोल रहे हमने मार्केट से ओपन कर दिया, मुक्त कर दिया। भैया 40 साल वो अगर आपके सहारे था तो आपने क्या मैकेनिज्म तैयार किया, क्या नियोजन किया कि कैसे बेचेगा? इनको एमएसपी भी नहीं देना है। अभी मेरी चर्चा हो रही थी जीवन भाई से, वो बोल रहा था कि कॉटन 3000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो हमको जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो कॉटन होना चाहिए किसानों का, वो हमको जिम्मेवारी नहीं लेनी है, सरकार को जिम्मेवारी नहीं लेनी है। इसलिए आप कहीं भी बेच दो, रास्ते पे बेच दो, मार्केट के बाहर बेच दो, प्राइवेट को बेच दो। आत्मनिर्भर। हाँ, वो बन गया। हमारे पास अब लंगोट बची है आत्मनिर्भर बनने के बाद। अब उसको भी खींच के लोगे तो ठीक है, हम नंगे हो जाएंगे दिगंबर, और फिर नंगा खुदा से भी नहीं डरता, ये ध्यान रखना। तो सर ये बहुत गंभीर समस्या है किसानों की है। इसको सब मतलब सुलझाने के लिए या फिर से इस देश में किसानों का आंदोलन खड़ा करने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे आप? क्या करना चाहिए इसके ऊपर? देखो, सबसे पहली बात तो हमको अगर किसानों की सही में समस्या सुलझानी है तो क्रॉप प्लानिंग करनी पड़ेगी, फसल का नियोजन करना पड़ेगा, विष मुक्त फसल की नियोजन करना पड़ेगा।
जो भी हम सब्सिडी देने के नाम से नौटंकी करते हैं उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप किसान हो, आपको यूरिया खरीदते हो तो सब्सिडी है, पेस्टिसाइड्स खरीदते हो तो आपको सब्सिडी है, आप जेनेटिक बीज खरीदते हो तो आपको कुछ रियायत मिल जाती है। मगर आप बोलते कि मैं गोबर का खाद डालूंगा तो आपको एकरी सब्सिडी क्यों नहीं देते? मतलब कैसा हो गया है कि हमारे बोलते वक्त हम बोलेंगे कि एलोपैथी बहुत अच्छी नहीं है, होम्योपैथी बहुत अच्छी है, आयुर्वेद और यूनान बहुत अच्छा है, मगर एलोपैथी डॉक्टर को 70-80 हज़ार रुपये पेमेंट देंगे, जितना बजट का होगा अलोकेशन 99% बजट का अलोकेशन एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और बताते वक्त हम बताएंगे कि होम्योपैथी अच्छी है और एलोपैथी अच्छी है। होम्योपैथी डॉक्टर को कितना देंगे तो 30 हज़ार रुपये पेमेंट देंगे, आयुर्वेद वालों को कितना देंगे तो 30-35 हज़ार पेमेंट देंगे और बताएंगे कि वो अच्छा है। ये जो नियोजन का हम यानी इससे करते हैं, पूरा सोच समझ के जो करते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रमोट करना है और क्या प्रमोट नहीं होने देना है ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और वो उसी का नतीजा है। आज बताइए कि ब्रिटेन के महारानी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं होम्योपैथी से अच्छा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में एक भी केस होम्योपैथी की तरफ रेफर क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की गई? जब उन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने कोई एलोपैथी दवा नहीं ली, होम्योपैथी दवा से मैं ठीक हुआ हूँ, तो हमने, हमारी सरकारों ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इतना प्रेशर है कि तुम मर जाओ साले, पूरे के पूरे मर जाओ, हमको कोई चिंता नहीं है। और इस तरीके से ये चल रहा है। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होनी चाहिए, कर्ज से एक बार पूरी मुक्ति दे के व्यवस्था। आप बताओ मुझे कि 1975-80 तक जब गांव में बैंक खुलती थी, तहसील में बैंक खुलती थी, वो गांव के जितने पटेल लोग होते थे, जितने ज़मींदार होते थे, उनके घर पे जाता था, दरवाजे पे जाता था वो मैनेजर और बोलता था डिपॉजिट दे दो, जब भी तुम्हारी फसल बिकेगी डिपॉजिट दे दो, क्योंकि सरप्लस मनी हमारे पास था। आज वो लाइन में खड़ा कर दिया आपने। आर्थिक नियोजन जो होता है, आर्थिक जो तरीके से जगलरी जो की जाती है, वो जगलरी का परिणाम है कि जो साहूकार था, आपको पता है ये हमारा कारंजा है, घाटगे कारंजा। पता है। घाटगे कारंजा में जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे तो वहाँ एक रेल उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है? वो रेल अभी तक, शकुंतला नाम की रेल अभी तक उन्होंने रखा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि दुनिया के सबसे अच्छा कॉटन उत्पादक बेल्ट है ये, जहाँ तक वो जाती थी वो कॉटन उत्पादक बेल्ट वो है। उसका ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा 1700 करोड़ रुपए लोन था, किस पर? ब्रिटिशर्स पे। वो 1700 करोड़ रुपए में 935 करोड़ रुपए कॉटन के किसानों का बकाया था। जिस 55 करोड़ के लिए गांधी को मारा, उसमें से 935 करोड़ रुपए खाली किसानों का था। तो वो 935 करोड़ रुपए में आधे से ज़्यादा पैसा अकेला कारंजा तहसील का था। कारंजा तहसील मतलब आपको पता है, वहाँ गढ़ी जो बनी है, वो गढ़ी में बताते हैं कि ऊँट जा रहे थे, और वहाँ का जो गढ़ी बनाने वाला पाटिल है वो ऐसे ही बैठा हुआ था, लैट्रिन वगैरह करके एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो उसने वो ऊँट देखा, उसने वो पूछा ऊँट वाले को, "ये क्या जा रहा है?" वो बाकी ऊँट तो ऐसे है और ये 12 ऊँट पे बहुत बंदोबस्त से ले जा रहे। तो उसने इसका मजाक उड़ाया, "तू क्या करेगा इसको देख के, तू सुन के क्या करेगा?" और बोला, "क्या है बता तो उसने बताया, "इसमें कस्तूरी है।" बोले। तो उसने बोला, "कस्तूरी है, कितने में देता है?" तो बोले, "तू कैसे पैसे देगा?" बोले, "ये कस्तूरी जितना ये मेरा ये बन रहा है ना, जो बाड़ा बन रहा है, उस बाड़े के इसमें कस्तूरी डालते जा, और यहाँ से अंदर जाएगा तो तेरे को जो चांदी की मुद्रा है वो मिलेगी, जितना भर के ले जा सकता है एक ऊँट पे उतनी तू लेके जा चांदी की मुद्रा।" आज भी वहाँ से पहला स्मेल जब आता है, पहली बारिश पड़ती है तो कस्तूरी का स्मेल आता है उस बाड़े में। पहले डिलीवरी वाली महिला को वहाँ की मट्टी खिलाते थे और उसकी डिलीवरी हो जाती थी। ये संपन्नता जिस तहसील में थी, उस तहसील में आज हर साल 700, 800, 900 किसान आत्महत्या करते हैं। ये हमारा विकास, ये हमारा लोकतंत्र। इसके ऊपर जो आंदोलन खड़ा होना चाहिए किसानों के ऊपर, फिर से एक नए सिरे से हमने किसानों को साथ में लेकर के इस देश में आंदोलन करना चाहिए, इसके ऊपर मतलब क्या रेमेडी है आपके पास, क्या सुझाव देंगे? देखो, आंदोलन जब खड़ा होगा जब उसके पेट में थोड़ा सा अनाज चले जाएगा, थोड़ी सी हिम्मत बन जाएगी, थोड़ी सी हिम्मत बन जाएगी। और आंदोलन के लिए आप लोगों को भी उनके साथ देना पड़ेगा, किसान पुत्रों को साथ देना पड़ेगा। जो आदमी, किसान किसको समझता हूँ, जो मल्टीप्लाई करता है वो किसान। जो भी इंडस्ट्री मल्टीप्लाई करती होगी, ये कार इंडस्ट्री में अगर आपने 1 किलो लोहा डाल दिया तो 1 किलो 10 ग्राम नहीं होता, 1 किलो 1 ग्राम नहीं होता, होगा तो उससे कम ही होगा। मगर ऐसी इंडस्ट्री है खेती, ऐसी इंडस्ट्री है फल,
ऐसी इंडस्ट्री है फिशरी, ऐसी इंडस्ट्री है शेफर्ड, ऐसी इंडस्ट्री है गौपालन, ये सारे इंडस्ट्री पे जो कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से कब्जा होते जा रहा है, तो उनके जो पुत्र है, उनके जो समझदार लोग हैं, उनका जो भला चाहते हैं, उन लोगों को उनके लिए संघर्षरत होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो टीवी पे आके बोलते हैं प्याज इतना महंगा हो गया, अरे आप बताइए, हमारा प्याज जब 10 पैसे किलो बिकता है उस वक्त तो आप कोई चिल्लाता नहीं हो, उस वक्त कुछ देते नहीं हो। 40-50 रुपए किलो हो गया तो आप तुरंत छाती पीटना लग जाते हो। और सरकार, अगर आपने, ये आपके पास में पिन है ना, आपके पास में पेन है, ये एक्सपोर्ट होता है तो सरकार उसको प्रमोशन देती है, बोलती है ये तो डॉलर लाएगा हमारे लिए, ये कमाऊ पूत है, उसके सारे करते हो ना। तो हमारा प्याज जब डॉलर लाता है तो बैन क्यों करते हो? क्या वो डॉलर नहीं रखता है? क्योंकि हमको सुखी नहीं देखना है आपको, इसलिए ये सब मामला हो रहा है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किसानों को और उनकी समस्याओं के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बिकता है वो फसल पैदा करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की और प्रोसेसिंग की, ग्रेडिंग की व्यवस्था किसानों के बच्चों को संभालनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन किसानों को बच्चों को संभालना पड़ेगा, और उसके बाद में जो फसल की जो विधि है, बनाने की विधि है, केमिकल से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। जब तक फसल कम पैदा हो कोई बात नहीं, मगर फसल अगर क्वालिटी की पैदा आप करोगे तो उसका दाम देने के लिए कोरोना के बाद बहुत सारे लोग आगे आएंगे, ये समझने की ज़रूरत है। आपके जो ये होता है, कचरा होता है, खेत का कचरा, मतलब आपने अरहर काट लिया, आपने ज्वार काट लिया, उसका जो कचरा होता है ना नीचे का, वो काट के ले जाके उसके कार्डबोर्ड बना के रखने वाले करोड़पति हो गए। और आप जो सोना बेचते हो वो आत्महत्या कर रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग आपको समझनी है, और मार्केटिंग में जो फंडा आपको समझना है वो ये समझना है कि आपको क्या बिकने वाला है, कैसे बिकने वाला है, मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुसार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हर वक्त रोके सरकार आपको कुछ दे देगी, सरकार को आप उस इस पे वोट नहीं देते हो। कभी आपने कभी वोट दिया है? आपने बोला है कि मेरे फसल को पानी मिलेगा तो मैं वोट दूंगा, मेरे उत्पाद को दाम मिलेगा तो वोट दूंगा? कभी बोला है आपने? नहीं बोला। आप तो जाति के लिए वोट देते हो, आप धर्म के लिए वोट देते हो, आप भाषा के लिए वोट देते हो, आप किसी को निपटाने के लिए वोट देते हो। तो डेमोक्रेसी आपके फेवर में चलना चाहिए, तो आपको आपके इशू पर वोट देना सीखना पड़ेगा, और आपके इशू क्या है इसको पहचानना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे और निकल जाएंगे। ये विश्वास रखिए, ये देश की धरती कभी बांझ नहीं होती। ये आदमी नहीं है तो कौन दूसरा, ये मत पूछिए। ये देश की धरती रत्न गर्भा है, यहाँ से हर वक्त रत्न पैदा हुए हैं और रत्न पैदा होते रहेंगे। विश्वास रखिए अपनी माटी पर और अपनी माताओं पर। नमस्कार। तो ये थे अविनाश काकड़े, किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, उसके ऊपर गहराई से उन्होंने बातें रखी। जो भी किसानों को मजबूती दिलाने के लिए उन्होंने अभी आखिरी में प्रस्ताव दिया है कि किसानों ने उनका जो वेस्ट मटेरियल है जो निकलता है, केवल अनाज निकालते वो नहीं, तो उसके साथ साथ जो वेस्ट निकलता है उससे भी वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, और मार्केट पे उन्हें नज़र रखनी चाहिए। ये जो अच्छे से जो सुझाव उन्होंने दिए, मुझे लगता है किसानों ने अगर सुझाव मान लिए तो वो अपना बहुत पैसा अपने लिए अपने पास बचा पाएंगे। धन्यवाद सर आपका, आप MNT न्यूज़ नेटवर्क पे आए, हमारे साथ चर्चा की और किसान की समस्याओं के ऊपर बहुत आत्मीयता से बातें रखी। आपके सारे टीम का धन्यवाद, जीवन भाई का विशेष धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद, बने रहे MNT न्यूज़ नेटवर्क के साथ।